हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ स्वेल क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें आपको क्लास 11, 12 और नीट की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7895073474। सेशन के बाद किसी भी डाउट के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक क्लास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ शुरू कर चुका हूं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी क्लास 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो पिछली क्लास में हमने रिव्यू किया था, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ये है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस स्क्रोटम में लाई करते हैं। इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा, ये थी इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से एब्डोमेन से जुड़े रहते हैं और टेस्टिस का टॉर्जन ना हो, टेस्टिस घूमे ना, उसके लिए नीचे एक फाइब्रस बैंड बंधा रहता है जिसे कहते हैं गुबर्नाकुलम। टेस्टिस को यदि हम देखें तो टेस्टिस के ऊपर एक कंप्लीट कवरिंग होती है जो टेस्टिस को हर तरफ से कवर किए रहती है। इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस के ऊपर एक दूसरी कवरिंग होती है जो कंप्लीट नहीं होती और टेस्टिस को पीछे की तरफ से कवर नहीं करती और डबल लेयर्ड होती है। इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ट्यूनिका वेजिनैलिस में यदि फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसी कंडीशन को हाइड्रोसील कहा जाता है। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो टेस्टिस के टिश्यू में इन्वेजिनेट करके, धंसकर अंदर टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बांटती है जिनका नंबर होता है 200 से 250 एक टेस्टिस में। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है 1 से 3, जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। इनकी लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर और सेमिनिफेरस टिब्यूल साइट होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज से शुरू करते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस के पोस्टीरियर भाग में एक जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से 15 से 20 ट्यूब निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जो कि 6 मीटर लंबा होता है, स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है, में खुलती हैं जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडमस एक ट्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ता है जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये तो एक क्विक रिव्यू था जिसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसने आज ही हमारी पहली क्लास देखी है वो पिछली क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अब हम क्लास 2 शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आज ख़त्म करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। वास इफ्रेंस, आप सबको पता है कि ये टेस्टिस था। टेस्टिस में लोब्यूल्स थे। लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर मिलकर एक जालनुमा संरचना बना रहे थे, नेट लाइक, जैसे हम कह रहे हैं रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस से 15 से 20 ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया का नंबर होता है 15 से 20। ये रीटी टेस्टिस से अराइज करती हैं और आगे चलकर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलती हैं जिसे कहते हैं एपिडिडमस। एपिडिडमस 6 मीटर लंबा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये टेस्टिस है, ये वास इफ्रेंशिया है। अब जो एपिडिडमस है उसके हमने 3 भाग बना दिए। सबसे पहला हेड ऑफ एपिडिडमस, जिसे कैपेट एपिडिडमस भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट होता है बॉडी और लास्ट पार्ट होता है टेल, जिसे कॉडा भी कहते हैं, कॉडा एपिडिडमस। तो एपिडिडमस के 3 पार्ट हुए, हेड यानी कैपेट एपिडिडमस, बॉडी एंड टेल जिसे कॉडा एपिडिडमस कहते हैं। याद रखिएगा एपिडिडमस स्टोरेज हाउस होता है स्पर्म का। स्पर्म यहाँ पर 2 महीने तक रह सकते हैं और यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म्स बनते हैं, जब वो रीटी टेस्टिस और वास इफ्रेंस के द्वारा इसमें आते हैं तो मैच्योर नहीं होते, लेकिन अपने 2 महीने के स्टे के दौरान वो यहाँ पर मैच्योर होते हैं और
एपिडिडमस सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में मिलता है, लोअर एनिमल्स में ये नहीं मिलता। उसके बाद हम सभी को पता है ये था टेस्टिस, ये लोब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रीटी टेस्टिस, वास एफरेंस और एपिडिडमस। अब याद रखिएगा कि जो एपिडिडमस होता है वो आगे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक ट्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ता है जिसे कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की खास खास बातें होती हैं। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ एब्डोमेन में पहुंचता है और एब्डोमेन में पहुंचने के बाद इसका फेट क्या है, ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर्स को किडनी से जोड़ते हैं यूरेटर्स, ये हैं यूरेटर। यूरेटर किडनी से यूरिन लाते हैं ब्लैडर में, ये है ब्लैडर और ये है हमारा यूरेथ्रा। ब्लैडर के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, जिसे भी थोड़ी देर में हम आगे पढ़ेंगे। ब्लैडर की बैक साइड पे 2 ग्लैंड्स होते हैं पाउच लाइक, जिन्हें मेल असेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिन्हें कहते हैं हम सेमिनल वेसिकल। और ये सेमिनल वेसिकल्स सीमेन का मेजर पार्ट बनाते हैं। लगभग 60% पार्ट ऑफ सीमेन सेमिनल फ्लूइड से ही आता है। ये मैं रेड कलर से ये जो था इसको आगे ले जा रहा हूँ। ये नीचे से आया स्पर्मेटिक कॉर्ड से होता हुआ इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा एब्डोमेन में एंट्री करी इसने। ये है हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस सबसे पहले यूरेटर का एक टर्न लेता है, अपनी अपनी साइड के यूरेटर का एक टर्न लेता है और सेमिनल वेसिकल की डक्ट में जुड़ता है। और याद रखिए जब ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट में जुड़ता है तो उससे पहले इसमें एक स्वलन पार्ट होता है, एक फूला हुआ भाग होता है जिसे कहते हैं एम्पुला। एम्पुला में कुछ स्पर्म्स स्टोर रहते हैं जो कि प्रीकम में आ जाते हैं और सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस ये मिलके यहाँ से बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आगे खुलती है यूरेथ्रा में। और क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको कि ये हमारा था ब्लैडर, ये था हमारा ब्लैडर, ये सेमिनल वेसिकल, ये वास डिफरेंस आया, यूरेटर का एक टर्न लिया और इसकी डक्ट से खुल के ये जो आगे बना ये है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट एक्चुअली किस किस के मिलने से बनती है, तो याद रखिएगा कि इजैकुलेटरी डक्ट बनती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस से, और ये यूरेथ्रा से खुल जाती है और यूरेथ्रा आगे जाके पेनिस से होता हुआ मियोटिस के द्वारा बाहर खुल जाता है। तो वास डिफरेंस की खास खास बातें, ये एपिडिडमस का कंटिन्यूएशन है, इंग्वाइनल कैनाल से होता है, पास होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा पास होता है और ब्लैडर के बैक पर पहुंचकर ये एक टर्न लेता है। एक स्वलन पार्ट होता है जिसमें प्रीकम के जो स्पर्म्स होते हैं वो एम्पुला से ही आते हैं। ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट से जॉइन करता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है और यूरेथ्रा में खुल जाता है। मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष नसबंदी की यदि हम बात करें, मेल स्टरलाइजेशन, तो याद रखिएगा कि मेल स्टरलाइजेशन में वेसेक्टमी को ही कट किया जाता है। मेल स्टरलाइजेशन में वेसेक्टमी को ही कट किया जाता है, इसलिए इसे वेसेक्टमी भी कहते हैं। वास डिफरेंस को कट किया जाता है इसलिए इसे वेसेक्टमी कहते हैं। और आजकल क्योंकि हम किसी चाकू या स्कैल्पल का यूज़ नहीं करते इसलिए इसे नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी या NSV भी कहते हैं। उसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल। अभी आपने पढ़ा कि ये हमारा ब्लैडर था, ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट और ब्लैडर की बैक साइड में 2 पाउच नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम मेल असेसरी ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल से वास डिफरेंस जुड़ता है और जब ये जुड़ जाता है तो ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट जो कि यूरेथ्रा में खुलती है। तो सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, ये मेम्ब्रेनस है, पाउच लाइक होता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लाई करता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इजैकुलेशन के टाइम पे तो उसमें से जो फ्लूइड निकलता है उसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन होता है, इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं। ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में क्या होता है। सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं और सेमिनल फ्लूइड का जो काम है वो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना और यूरेथ्रा और वजाइना को लुब्रिकेट करना है ताकि कॉपुलेशन या कोइटस को ईजी बनाया जा सके। उसके बाद है मेल ग्लैंड प्रोस्टेट, ये सिर्फ मेल्स में होता है। ये हमारा ब्लैडर है,
ब्लैडर के जस्ट नीचे एक वॉलनट, अखरोट के आकार का एक ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को चारों तरफ से कवर करता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको ऊपर से ऐसे देखें तो ये हमारा प्रोस्टेट है और इसके बीचों बीच ये क्या पास हो रहा है, यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा और ये है प्रोस्टेट। तो ये वॉलनट साइज्ड होता है, इसका वेट होता है 15 से 20 ग्राम। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ये ब्लैडर के जस्ट नीचे लाई करता है, यूरेथ्रा इसके बीचों बीच पास होता है। ये मिल्की वाइट फ्लूइड सिक्रीट करता है। सेमिनल फ्लूइड येलोइश होता है, जबकि प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो मिल्की वाइट होता है। और 40 साल की एज के बाद मेल्स में इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसे प्रोस्टैटोमेगैली कहते हैं। और यूजुअली इसके लिए हम वर्ड बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी या BPH भी यूज़ करते हैं। मेल्स में पाया जाने वाला प्रोस्टेट का कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। याद रखिएगा कि मेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट का ही होता है। उसके बाद आते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूरेथ्रा देखिए, ये ब्लैडर, ये यूरेटर किडनी से यूरिन लाए, ब्लैडर में किया और ब्लैडर के द्वारा यूरेथ्रा पेनिस में खुलता है और ग्लांस में जिस ओपनिंग से खुलता है इसको कहते हैं मीएटस। ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट होता है और प्रोस्टेट एक झिल्ली या मेम्ब्रेन पे टिका रहता है जिसे कहते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये है यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये है प्रोस्टेट और ये है पेनिस। दिस इज पेनिस, दिस इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड दिस इज प्रोस्टेट। आप देख रहे हैं कि यूरेथ्रा यहाँ से ब्लैडर से शुरू हुआ और मीएटस तक है। ये 3 स्ट्रक्चर में से पास हो रहा है, प्रोस्टेट से, यूरोजेनाइटल डायफ्राम से और पेनिस से। इसलिए यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। जो प्रोस्टेट से पास होता है यूरेथ्रा का ये पार्ट, ये कहलाता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम से यूरेथ्रा का पार्ट पास होता है इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पेनिस से पास होता है उसको कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। याद रखिएगा, मेल में यूरेथ्रा की लंबाई होती है 18 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल का यूरेथ्रा काफ़ी छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेथ्रा मेल और फीमेल में से किसका यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि किस में, मेल में या फीमेल में यूरेथ्रा सीमेन या ओवम और यूरिन दोनों को पास करता है। तो याद रखिएगा, इट इज़ द मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा में से सीमेन और यूरिन दोनों पास होते हैं, जबकि फीमेल यूरेथ्रा का जेनाइटल सिस्टम से कोई लिंक नहीं है। फीमेल यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ यूरिन ही पास होता है। तो अब हम आते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद रखिए कि बल्बो यूरेथ्रा, ये हमारा ब्लैडर था, ये यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट और इसके नीचे ये थी हमारी क्या, यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो प्रोस्टेट के दोनों तरफ एक छोटे से ग्लैंड होते हैं, मटर के दाने के बराबर, पी साइज, लेकिन ये डक्ट से खुलते हैं कहाँ पर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये मटर के दाने के आकार के होते हैं और ये यूरेथ्रा में तो खुलते हैं, लेकिन यूरेथ्रा के कौन से पार्ट में, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलते हैं। तो याद रखिएगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मेल ग्लैंड्स हैं, फीमेल्स में नहीं पाए जाते। ये मटर के दाने के आकार के होते हैं और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं वो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं और यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करते हैं ताकि स्पर्म आसानी से चल सकें, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म के लिए एसिडिटी अच्छी नहीं होती। एसिडिक मीडियम में स्पर्म्स की वाइबिलिटी कम हो जाती है, वो मोटाइल नहीं रहते, मर जाते हैं। इसलिए नेचर ने बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोवाइड किए हैं ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके और पाथ को लुब्रिकेट किया जा सके।
अगला आता है पेनिस। पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा हम कॉइटस को अंजाम देते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। इरेक्शन पर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है। पेनिस के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये पेनिस है। पेनिस के दो पार्ट होते हैं। बॉडी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको कहते हैं बॉडी, और जो आगे कोनिकल फूला हुआ या स्वलन पार्ट है उसको कहते हैं ग्लांस। आप सबको पता है कि पेनिस में से क्या पास होता है? पेनिस में से यूरेथ्रा पास होता है, और यूरेथ्रा जिस ओपनिंग से खुलता है बाहर उसको यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं, उसे यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जो उसको कवर करती है, और ये आगे जाकर वापस आती है और नेक से जुड़ जाती है। जो स्किन ग्लांस को कवर करती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, उसको पीछे किया जा सकता है। इस स्किन के पार्ट को कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। याद रखिएगा, फोर स्किन और प्रीप्यूस को कुछ कम्युनिटीज़ में हटा दिया जाता है, और उस सर्जिकल प्रोसेस को जिसके द्वारा फोर स्किन या प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है उसको कहते हैं सर्कमसीजन। जो ग्लांस की नेक, इस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे ये जुड़ता है इसे कहते हैं नेक। तो ग्लांस की नेक पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें टाइसन ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड सफ़ेद रंग का एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिसे स्मेग्मा कहते हैं। स्मेग्मा कार्सिनोजेनस होता है, यानी ये पेनिस का कार्सिनोमा, कैंसर कर सकता है। यदि हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो पेनिस का कैंसर हो सकता है। स्मेग्मा में कुछ कैंसर करने वाले एजेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, मुस्लिम्स और ज्यूज़ में, यहूदियों में और मुस्लिम्स में, क्योंकि प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है काटकर सर्कमसीजन के द्वारा, इसलिए वहाँ पर स्मेग्मा जमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कम्युनिटी में पेनिस का कैंसर नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा मुस्लिम्स में पेनिस का कैंसर नहीं पाया जाता। उसके बाद यदि ये स्किन, फोर स्किन या प्रीप्यूस पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती तो उस कंडीशन को फाइमोसिस कहते हैं। और फाइमोसिस को सर्कमसीजन के द्वारा ही करेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यदि हम देखें तो पेनिस में एक्चुअली 3 ट्यूब्स होती हैं। एक तो ये ट्यूब है जो ग्लांस बना रही है आगे जाके, और इस ट्यूब के बीचों बीच से क्या पास हो रहा है? यूरेथ्रा। ये जिस ट्यूब से यूरेथ्रा पास हो रहा है उस ट्यूब को कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इसमें 2 और ट्यूब होती हैं जो ग्लांस की नेक पर आके ख़त्म हो जाती हैं। ये हॉलो ट्यूब है और इनको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड गश के साथ भर जाता है और उसी की वजह से इरेक्शन होता है। तो कॉर्पस कैवर्नोसम का मेन रोल है ब्लड के द्वारा पेनिस का इरेक्शन करना, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा पास होता है। याद रखिएगा कि दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मली इस यूरेथ्रा एकदम सीधे सामने मीएटस पे खुलता है, लेकिन यदि किसी वजह से यूरेथ्रा ऊपर की साइड खुले तो इस कंडीशन को कहते हैं एपिस्पेडियास, और यदि यूरेथ्रा पेनिस के निचले भाग में खुल रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्पेडियास। और एपिस्पेडियास या हाइपोस्पेडियास दोनों को ही सर्जरी के द्वारा ही करेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। याद रखिएगा, स्पर्म्स के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। आपको पता है कि टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सबसे पहली लाइन होती है जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम से जो सबसे पहली सेल बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये हैप्लॉइड होती है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। आपको पता है कि आदमी में या ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है? 46। इस नंबर को डिप्लॉइड नंबर कहते हैं।
लेकिन गैमेट्स में इसका आधा होना चाहिए, क्योंकि आधे क्रोमोसोम्स हमें मेल से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, और आधे क्रोमोसोम्स हमें माँ से मिलते हैं। इसलिए गैमेट्स में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होना चाहिए, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे पहली सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम, जिसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के द्वारा आप सबको पता है कि स्पर्म्स का नंबर आधा नहीं होता। जो क्रोमोसोम्स का नंबर है माइटोसिस के द्वारा आधा नहीं होता, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होने के बाद जो पहली सेल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें भी क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, इसमें भी क्रोमोसोम्स होंगे 46, 2n डिप्लॉयड नंबर। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, और आपको पता है कि मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, और इसलिए जो बन के आया है उसे कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और याद रखिएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस की वो पहली सेल है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड है, यानी 23। उसके बाद मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 में भी क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, और सेल बनती है स्पर्मेटिड। तो आप समझ सकते हैं कि स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम्स का नंबर भी हैप्लॉइड होगा, यानी 23। स्पर्मेटिड के बाद शेप टोटली चेंज होती है, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में, और स्पर्म का भी हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड होता है, यानी 23। तो इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे नीट में कई क्वेश्चंस स्पर्मेटोजेनेसिस से आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इसकी सबसे पहली सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम, जो कि डिप्लॉयड है। माइटोसिस से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है, जो कि डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, जो कि हैप्लॉयड है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है। और यहाँ तक तो शेप और साइज़ लगभग एक सी रहती है, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में शेप टोटली चेंज हो जाती है, इसलिए इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को, याद रखिएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को खास एक नाम दिया जाता है स्पर्मेटियोलिसिस। स्पर्मेटियोलिसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को क्या कहते हैं, स्पर्मेटियोलिसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, इसमें आप जब आप क्वेश्चन लगाएंगे नीट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे कि 100 स्पर्म बनाने के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 50 स्पर्म बनाने के लिए कितने स्पर्मेटिड चाहिए, 400 स्पर्म बनाने के लिए कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। तो ये तो रिलेशन हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से किसी के बनने का। जैसे यदि 400 स्पर्म चाहिए तो 400 स्पर्म के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, 100। 400 स्पर्मेटिड चाहिए तो कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 100। यदि आपको 400 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए तो कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, आधी, 200। उसके बाद यदि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कहें तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं।
और एक स्पर्मेटिड से, याद रखिएगा, एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनते हैं? एक स्पर्म बनते हैं। तो यदि आपने इस चीज़ को समझा है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप इसका आंसर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस होने में 60 से 70 दिनों का समय लगता है, यानी स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने में 60 से 70 दिनों का समय लगता है। उसके बाद स्पर्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्म। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक या मिडिल पीस और टेल। तो ये है इसका हेड, ये मिडिल पीस और ये है टेल। स्पर्म का हेड जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका डीएनए या उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसकी न्यूक्लियस में होता है और वो इसी में रहती है। तो ये क्या है, हेड में क्या है, न्यूक्लियस। टेल में, मिडिल पीस में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो उसको चलने फिरने के लिए एनर्जी देती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और टेल में ये फिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट। और याद रखिएगा कि माइक्रोफिलामेंट में 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। माइक्रोफिलामेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, जब आप सेल पढ़ेंगे तो इस पर 9+2 का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि हेड अकेला ऐसी स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग के अंदर जाता है, मिडिल पीस और टेल बाहर रह जाती है। तो हेड को बचाए रखने के लिए नेचर ने इसके ऊपर एक कैप दी है और इस कैप को कहते हैं एक्रोसोम। इस कैप को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। याद रखिएगा कि स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक कैप होती है उसे एक्रोसोम कहते हैं और इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। और एक्रोसोम में 2 एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन, जो एग में घुसने के लिए एग की कवरिंग जोना पेलुसिडा को गलाते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं और तब हेड की एंट्री अंदर होती है। तो स्पर्म की बात करें तो स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। इसकी लेंथ होती है 60 माइक्रॉन्स। ये बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है, सिंगल सेल होती है। पूरा का पूरा स्पर्म एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये फ्रक्टोज यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, शरीर की ज़्यादातर सेल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज़ करती हैं, लेकिन स्पर्म ग्लूकोज नहीं यूज़ करते, फ्रक्टोज करते हैं। और ये फ्रक्टोज उन्हें कहाँ से मिलता है? सेमिनल फ्लूइड से। इसके 3 पार्ट होते हैं स्पर्म के, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड में न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट 9+2 होता है। एक्रोसोम में 2 एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज और स्पर्म लाइसिन, जैसे एक्रोसिन भी कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा को गलाने के काम करते हैं। स्पर्म के रिलीज़ को इजैकुलेशन कहते हैं और इजैकुलेशन एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। ये अक्सर पूछा जाता है कि इजैकुलेशन सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक। तो याद रखिएगा कि इजैकुलेशन एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। नॉर्मली इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेट होते हैं। यदि आदमी को फर्टाइल रहना है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा फर्टाइल रहे, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें रहे, तो उसके स्पर्म काउंट में एटलीस्ट 60% से ज़्यादा स्पर्म्स शेप और साइज़ में नॉर्मल होने चाहिए और 40% से ज़्यादा मोटाइल होने चाहिए। यदि 40% से कम स्पर्म्स मोटाइल हैं तो आदमी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उस पर फ़र्क पड़ेगा। आजकल स्पर्म बैंक्स होते हैं जहां पर आप अपने स्पर्म को जमा कर सकते हैं और स्पर्म को स्टोर किया जाता है -80 से कम, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर। उसके बाद यदि सीमेन में स्पर्म बिल्कुल नहीं है तो इस कंडीशन को कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। और यदि सीमेन में स्पर्म की काउंट कम है, नॉर्मल से कम है, तो उसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। यूजुअली 2 से 6 ml पर इजैकुलेट सीमेन आता है, जो कि 20 मिनट में क्लॉट होता है और उसके तुरंत बाद लिक्विफाइड हो जाता है।
pH 7.4 होता है। यदि सीमेन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज़ किया गया है तो स्पर्म्स 48 आवर्स तक ज़िंदा रहते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 100 से 200 मिलियन पर ml। यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम है तो आदमी फर्टाइल नहीं होगा, उसको ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने में दिक्कत होगी, यानी स्टर्लिटी आ जाएगी। सीमेन का कंपोजिशन होता है कि 10% इसका पार्ट बनाता है फ्लूइड फ्रॉम वास डिफरेंस, 60% सेमिनल वेसिकल से आता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, और 30% प्रोस्टेट से आता है जिसे प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मिन नामक एंटीबायोटिक सीमेन में पाई जाती है जो वजाइना में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही जल्दी से क्विक रिवाइज करा देता हूँ। पहली क्लास में हमने स्क्रोटम और टेस्टिस लिया था, उसका भी यहाँ पे क्विक रिव्यू है, जल्दी से देख लीजिए आप। टेस्टिस स्क्रोटम में लाई करते हैं। स्क्रोटम एक अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको नेचर ने शरीर से बाहर रखा है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए टेस्टिस को कुदरत ने बाहर रखा है। टेस्टिस जन्म से जस्ट पहले स्क्रोटम में लाई करते हैं। यदि स्क्रोटम में डिसेंड ना कर पाएँ तो ऐसी कंडीशन को क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है और इसको सर्जिकल मेथड के द्वारा करेक्ट करना ज़रूरी है। टेस्टिस एब्डोमेन से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा लटके रहते हैं और टॉर्जन को बचाने के लिए नीचे एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि उसे स्क्रोटम से जोड़ता है, इसे हम गुबरनाकुलम कहते हैं। एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे इंग्वाइनल कैनाल कहा जाता है। टेस्टिस के ऊपर 2 कवरिंग्स होती हैं। पहली कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि एक कंप्लीट कवरिंग है और टेस्टिस को पूरी तरीके से कवर करती है। दूसरी कवरिंग ट्यूनिका वेजिनालिस है जो कि इनकम्प्लीट होती है, पीछे की साइड से कवर नहीं करती और डबल लेयर्ड होती है। और ट्यूनिका वेजिनालिस में ही फ्लूइड भरने को हम हाइड्रोसील कहते हैं। उसके बाद जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो टेस्टिस में इन्वेजिनेट करके टेस्टिस को 200 से 250 लोब्यूल्स में बांटती है। लोब्यूल्स कॉनिकल होते हैं शेप में। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 75 सेंटीमीटर लंबी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म्स बनते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म के निकलने को स्पर्मिएशन कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के पिछले भाग में रीटी टेस्टिस बनाते हैं, वहाँ से वास एफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडमस और वास डिफरेंस से होते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा यूरेथ्रा में पहुँच जाते हैं। वास एफ्रेंस 15 से 20 होते हैं नंबर में। ये रीटी टेस्टिस से अराइज होते हैं, टेस्टिस के पोस्टीरियर पोल पर होते हैं और कंटिन्यू करते हैं एज अ एपिडिडमस। एपिडिडमस 6 मीटर लंबा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके हेड को कैपेट एपिडिडमस, बॉडी और टेल को कॉडा एपिडिडमस कहते हैं। एपिडिडमस में स्पर्म मैच्योर होते हैं लेकिन फुली मोटाइल फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होते हैं। एपिडिडमस स्पर्म का स्टोरेज हाउस है, यहाँ पर 2 महीने तक स्टोर रह सकते हैं और ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में ही पाया जाता है। उसके बाद एपिडिडमस कंटिन्यू करता है वास डिफरेंस की तरह, जो कि इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ब्लैडर की बैक पर पहुंचता है एब्डोमेन में, यूरेटर का एक टर्न लेता है और सेमिनल वेसिकल की डक्ट से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। उससे पहले इसमें एक एम्पुला होता है जिसमें कुछ स्पर्म्स स्टोर होते हैं जो प्रीकम में आते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस से मिलकर होता है जो कि यूरेथ्रा में खुलती है। मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस को ही कट किया जाता है, इसे नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी के द्वारा किया जाता है, इसे वेसेक्टमी कहते हैं और फीमेल्स में स्टरलाइजेशन को ट्यूबेक्टमी कहते हैं। सेमिनल वेसिकल ये 2 होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, मेम्ब्रेनस होती हैं, पाउच लाइक होती हैं, लाई करती हैं ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो फ्लूइड निकलता है उसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं और सेमिनल फ्लूइड अल्कलाइन होता है। इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये यूरेथ्रा और वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और उसे लुब्रिकेट करता है। उसके बाद प्रोस्टेट, ये मेल ग्लैंड है, ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है, अखरोट के आकार का होता है, 15 से 20 ग्राम इसका वज़न होता है, ग्लैंडुलर होता है, इसके बीचों बीच से यूरेथ्रा पास होता है और ये एक मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। प्रोस्टैटिक फ्लूइड का काम भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना और पाथ को लुब्रिकेट करना है। 40 साल की उम्र के बाद
इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसे प्रोस्टेटोमेगाली कहते हैं। और मेल में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर ही होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मेल ग्लैंड्स हैं। ये पीस साइज्ड यानी मटर के दाने के बराबर होते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलते हैं और इनके द्वारा सिक्रीटेड फ्लूइड एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा की और उसे लुब्रिकेट करता है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड फीमेल के बार्थोलिन ग्लैंड के इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा की बात करें तो मेल यूरेथ्रा 18 सेंटीमीटर लंबा और फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्योंकि यूरेथ्रा 3 स्ट्रक्चर से पास होता है, प्रोस्टेट, यूरोजेनिटल डायफ्राम और पेनिस, इसलिए यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। और आपको यहाँ पे याद रखना था कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलते हैं। पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इरेक्टाइल होता है। इरेक्शन पर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाती है। पेनिस के 2 पार्ट होते हैं, बॉडी और आगे का जो कोनिकल पार्ट होता है उसे ग्लांस कहते हैं। ग्लांस का पिछला हिस्सा नेक कहलाता है, जहाँ पे टाइसन ग्लैंड्स होते हैं। टाइसन ग्लैंड एक वाइट पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिसे स्मेग्मा कहते हैं। स्मेग्मा के जमा होने से कार्सिनोजेनिक होता है, यानी पेनिस का कैंसर हो सकता है। लेकिन मुस्लिम्स में और ज्यूज़ में सर्कमसीजन के द्वारा फोर स्किन या प्रीप्यूस को काटकर हटा दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर स्मेग्मा जमा नहीं हो पाता। इसलिए मुस्लिम और ज्यूज़ में कार्सिनोमा पेनिस नहीं पाया जाता। बीचों बीच यूरेथ्रा जिस होल से होता है उसे मीटस कहते हैं। फोर स्किन या प्रीप्यूस रिट्रैक्टेबल होता है, पीछे हो जाता है। यदि किसी वजह से ये पीछे नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को फाइमोसिस कहते हैं और फाइमोसिस को करेक्ट सर्जिकली द्वारा ही किया जा सकता है। पेनिस में 3 ट्यूब्स होती हैं, एक बीचों बीच जो कि ग्लांस बनाती है आगे चलकर, उसमें से यूरेथ्रा पास होता है जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं, और 2 ट्यूब हॉलो होती हैं जिन्हें कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं। कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड गश के साथ भरता है तो इरेक्शन होता है। यदि यूरेथ्रा एकदम सीधा है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज़ नॉर्मल कंडीशन। यदि यूरेथ्रा अपर साइड में खुल रहा है तो उसे एपिस्पेडियास, और ग्लांस के लोअर साइड में खुल रहा है तो उसे हाइपोस्पेडियास कहते हैं। एपिस्पेडियास और हाइपोस्पेडियास दोनों को ही सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसमें ग्लांस होता है जिस पे टाइसन ग्लैंड होते हैं। इस पर ग्लांस पे आने वाली स्किन को प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। यदि रिट्रैक्ट नहीं होती तो कंडीशन को फाइमोसिस कहते हैं। पेनिस का कैंसर मुस्लिम्स में नहीं पाया जाता। पेनिस फीमेल के क्लाइटोरिस के होमोलोगस होता है। इसमें 3 ट्यूब्स होती हैं, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जिसमें से यूरेथ्रा पास होता है और 2 कॉर्पस कैवर्नोसम जिसका काम इरेक्शन में हेल्प करना है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट एक मेडिसिन है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हम सबको पता है कि पोटेंट वैसोडायलेटर है, वेसल्स को डायलेट करती है, इसलिए ये इरेक्शन में मदद करती है। यदि इरेक्शन में दिक्कत होती है तो उस कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मुख्य कारण डायबिटीज़, एंग्जाइटी होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से होता है। सबसे पहली सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम, जिससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों ही डिप्लॉयड हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो कि डिप्लॉयड सेल है। उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को स्पर्मेटियोलिसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म बनते हैं, और एक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म बनता है। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इसकी लाइफ 48 आवर्स होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, लेंथ होती है 60 माइक्रोन। ये शरीर की सबसे छोटी सेल है, सिंगल सेल है। पूरा का पूरा स्पर्म एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है। शरीर की ज़्यादातर सेल्स ग्लूकोज यूज़ करती हैं लेकिन स्पर्म फ्रक्टोज यूज़ करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। एक्रोसोम इसके कैप को कहते हैं जो हेड पर होता है, जिसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, हाइलोरोनेज और एक्रोसिन, जिसे लाइसिन भी कहते हैं।
मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल होता है और माइक्रोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट 9+2 होता है। स्पर्म रिलीज को एजैकुलेशन कहते हैं। पर एजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। यदि स्टेरिलिटी नहीं चाहिए आदमी को फर्टाइल होने के लिए, एटलीस्ट 60% स्पर्म्स को नॉर्मल होना चाहिए शेप और साइज़ में, और 40% से ज़्यादा स्पर्म्स को मोटाइल होना चाहिए। स्पर्म बैंक में स्पर्म्स को -80 डिग्री से कम पर स्टोर किया जाता है। यदि स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है सीमेन में तो उसे एजोस्पर्मिया, और कम है तो ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। सीमेन पर इजैकुलेट 2 से 6 ml 2 से 6 ml रिलीज़ होता है, जो कि 20 मिनट में क्लॉट होकर फिर लिक्विफाई हो जाता है। pH 7.4 यानी सीमेन अल्कलाइन होता है और स्पर्म्स की लाइफ 48 आवर्स होती है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 100 से 200 मिलियन पर ml। यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml 20 मिलियन पर ml से कम है तो स्टेरिलिटी होगी, आदमी फर्टाइल नहीं होगा। इसका कंपोजिशन होता है 10% वास डिफरेंस से आता है, 60% सेमिनल वेसिकल से और 30% प्रोस्टेट से। सीमेन में एक एंटीबायोटिक होती है सेमिनल प्लाज्मिन, जो कि वजाइना के बैक्टीरिया से लड़ने के काम आती है। तो दोस्तों ये हमारा था पूरा का पूरा मेल जेनाइटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नेक्स्ट 3rd क्लास में हम लेके आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन। थैंक यू। यदि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकता है। थैंक यू।